सर प्रणाम सर। हेलो सर प्रणाम। आज नहीं, अभी जस्ट बैच नंबर 1 में ही एंटर किया था। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। मैं आपको क्लास से निकल के करता हूँ। हाँ। हाँ। जी जी। जी 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 sure। चलो। यहाँ पे सुनिएगा और देखिएगा। लास्ट टाइम पे अपन ने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गए तुम? कहाँ थे कल? कोई ना। मैं तुमको नहीं 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 नहीं, उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि तुमको टोकना। तुम जाओ ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रॉब्लम इज दैट मैं तुमको बता रहा हूं, एंड में ट्रैप में तुम मारे जाओगे और ये तुमको जाके रियलाइज होगा कहां पे? फरवरी मार्च के अंदर। वहां तक कंसिस्टेंट बनना सबके, बार बार कहता हूं। और वही एक ऐसा फेज होता है जहां पे आज हमको लगता है कि हम टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं, हम कर लेंगे आगे, लगता है। आप करके बताना, देखना ईयर का ड्रॉप आपके हाथों में होगा। आज कहीं रिटर्न पेपर पे ऐसे लिख लो कि जितनी इरेगुलरिटीज आएंगी उतना वो केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करने के लिए आएंगी। और मैं आपको बता रहा हूं उसके अलावा नेट निष्कर्ष कुछ नहीं होगा। अभी आप लोगों को लगता है कि मैंने कहा ना, कोटा और पटना मेढकों का शहर है। हमेशा यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी। कुछ लोग आते हैं, मैं हमेशा सबको देखता रहता हूँ, अंदर बैठ के ना मेरी निगाह ही होती है क्या कर रहा है कौन। आज टेस्ट है, कुछ लोग फ्राइडे का बहाना दे रहे हैं, कुछ लोग आए रहे हैं अंदर, पंच कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आप। फरवरी मार्च में आप खुद देख लेना इसका नेट रिजल्ट क्या होता है। एनीवे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे भी सिलेक्शन जो होता है ना, वो 5 ही का होता है। 50 में हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन 5 का होता है। सिलेक्शन नहीं हो सकता सबका। लेकिन ये है कि कहते तो मैक्सिमम लोग हैं कि सीटें बहुत कम है, तो ये बात कहने वाले लोग भी तो चाहिए। सीटें बहुत हैं, आपको बैठने का तरीका पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज आप ऐसे समझिए, 650 नंबर कट ऑफ है। हल्का सा चूके गए रेस से बाहर। 650 नंबर का जो रिस्क है ना, आप एक सवाल पे आज की डेट में नहीं ले सकते। अगले साल वो दिन दूर नहीं कि 660 जाए कट ऑफ, वो रोक कोई नहीं सकता है। 660, 670, कुछ कुछ एग्जाम्स तो अब इतने हैं कि इतने करीब पहुंच चुके हैं कि कैट वेट का एग्जाम, कैट का एग्जाम एमबीए का उठा के देखो, 97 परसेंटाइल आउट। क्या होगा? कैट का एग्जाम उठा के देखो। आईआईटी उस ढर्रे पे चल रहा है अभी। नीट तो एकदम चल ही चुका है, आईआईटी उस ढर्रे पे चल रहा है। यूपीएससी के अंदर देखो, 1200 में से 1,000 नंबर लोग मार रहे हैं। तो एग्जाम तो बड़े, परसेंटाइल तो बड़े क्लोज जाती जा रही है। मेंस कहां रहा बचा? मेंस 99 परसेंटाइल के, आप नीचे आ जाइए, आप अच्छी एक एनआईटी लेके दिखा दीजिए। उस ढर्रे में बड़ा संयमित और बड़ा संतुलित जो अपने आप को बना पाया, सिर्फ वही सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज कब रेस से बाहर होंगे इसका अंदाजा नहीं होगा। मन, कहा जाता है ना कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मनमानी करे, मन से मन की मीत। मन को मनाओ तो किसी बात के लिए मान जाता है, नहीं मनाओ तो वो नहीं मानता है। और हमें ऐसा लगता है, ऐसा फिलर आता रहेगा, यस हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे। एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि हम सिर्फ उस भीड़ के हिस्से बन के रह जाएंगे। एक भेड़चाल चल रही थी, उसमें से एक इंसान निकला, उसने अपना एक अलग रास्ता चुना, वही अलग नजर आएगा, बाकी भीड़ उसी डायरेक्शन में। और उस भीड़ में कैसे खो जाओगे ये वक्त मतलब आपको पता भी नहीं चलने देगा। दिवाली के बाद वैसे भी दिवाला निकलेगा, अभी देखते जाओ। अभी लगेगा नहीं, मैं अभी 10 प्लान बनाओगे, मैं तुमको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हर महीना, हर 15 दिन में तुम 10 प्लान बनाओगे। हर टेस्ट के बाद तुम सोचोगे अगले टेस्ट में फोड़ूंगा। हर टेस्ट के बाद तुमको ये लगेगा कि मैं ऐसे करूंगा। आप सोचो कि जो इतनी मेहनत कर रहा है ना, वो 10 नंबर, 5 नंबर के लिए रिग्रेस फाइट कर रहा है। आप ये सोच रहे हो अगले टेस्ट से मैं ले आऊंगा, नहीं आएगा। आप देख के आप बताना, एक टेस्ट में अगर रिवाइव मार पाओ तो। एक बार रिदम टूटा, गए ट्रैक, अगर एक बार ट्रैक से बाहर, अब ट्रैक लौटेगा जब दूसरे ईयर का प्रिपरेशन आएगा। और पीएमटी एक ऐसा लालची एग्जाम है, हमारे मास्टर ने एक टाइम पे बोला था, 2013 की बात है, कि एक टीचर ने बोला था पीएमटी एक ऐसा लालची एग्जाम है जो तुमको हर साल ये लालच देगा। उस समय पीएमटी हुआ करता था, एआईपीएमटी। तो कहता था कि पीएमटी एक ऐसा लालच का एग्जाम है जो तुमको हर साल ये बोलेगा अगले साल बस और
अगले साल बस। और इस ऐसे करते करते कब आपके 6 साल बीतेंगे, धीरे धीरे करते करते 7 साल बीतेंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। एनीवे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट टर्न पे हमने डाइपोल बेस्ड फोर्सेस करे थे। अब डाइपोल बेस्ड फोर्सेस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बस बोलूंगा ध्यान रखने के लिए। हमेशा याद रखिएगा पानी एक डाइपोल होता है। कैसे होता है, फिर से वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये पानी है, ये पानी है, यहां पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अपन इसे क्या बोलते हैं, अपन इसे बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। हम इसे बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं CH3OH, CH3OH का मतलब क्या हुआ, ये O है, ये H है, और ये क्या है, CH3 है। यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और अपन इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल। अपन इसको बोलेंगे डाइपोल, इसको हम बोलेंगे डाइपोल। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये डाइपोल है और ये भी क्या है, डाइपोल है। अगर ये दोनों क्या है, डाइपोल है, इन दोनों को हम बोलेंगे डाइपोल। इसके अलावा आप उठा के अगर ईथर का एग्जाम्पल देखेंगे, कभी भी ईथर का एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमेशा मान के चलिए ये क्या होता है, डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल। ऑब्वियस है 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3.5 है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा खींचेगा, सर पे चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और ये भी अगेन क्या होता है, एक डाइपोल होता है। तो जब भी डाइपोल शब्द आए तो आपके दिमाग में ये 3 शब्द जरूर आने चाहिए। अगर आपको सवाल कभी गलत नहीं करना है तो आपको हमेशा ये पहचान के और मान के रखना पड़ेगा, ये क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। अब बहुत सिंपल सी मैं आपसे बात करता हूं, लिथियम आयन को पानी में डाला, यानी कि फोर्स कौन सा लगेगा, लिथियम एक आयन है, पानी एक डाइपोल है, आयन डाइपोल। मैंने कहा पानी को पानी के साथ मिक्स किया, डाइपोल डाइपोल। मैंने कहा ईथर को ईथर के साथ मिक्स किया, डाइपोल डाइपोल। मैंने कहा एल्कोहल को एल्कोहल के साथ मिक्स किया, डाइपोल डाइपोल। एल्कोहल को पानी के साथ मिक्स किया, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा सोडियम को पानी में डाला, अब बताओ आंसर क्या जाए, आयन डाइपोल। मैंने कहा कि अच्छा चलो यहाँ पे F- को मैंने पानी के अंदर डाला, आयन डाइपोल। अरे हाँ ना बोलो भाई। और एक होता है इंड्यूस डाइपोल। क्या होता है, इंड्यूस। इंड्यूस डाइपोल कहां आता है, जरा गौर से समझना। मान लो ये Br का बॉन्ड है मेरे भाई, Br का बॉन्ड है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आजू वाले Br की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाजू वाले Br की होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें तो कितनी होती है, 2.75, और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.75। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। मानते हो या नहीं मानते हो। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, ये क्या हो गया, Br क्या हो गया, यहाँ पे जितना Br आजू वाला खींचेगा उतना ही बाजू वाला खींचेगा। दरअसल बात यह है कि दोनों में से कोई नहीं खींच पाएगा, इसलिए यहाँ डाइपोल जैसी स्थिति परिस्थिति ही नहीं बनेगी। अब अगर मैंने आपसे बोला, लेट सपोज दैट कि मैंने कहा कि लिथियम को मैं Br2 के करीब ले जाता हूं, ऑब्वियस है लिथियम के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये क्या हो गया, ये जरा गौर समझना, ये Br है और ये Br है, समझने की कोशिश करना। अगर आप ढंग से देखेंगे तो इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो ये लिथियम पॉजिटिवली चार्ज है, और ये क्या है, ये बोलिए जल्दी। तो ये अगर हम बात करें नेगेटिवली, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव को जब इसके करीब ले जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा चाहे ज्यादा लेकिन अपनी तरफ खींचेगा जरूर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इस डायरेक्शन से इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे तो यहां पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहां पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। सच कहूं साहब तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, किसको, ब्रोमीन को। और अगर इस Br की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के केस में आप देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सर पे चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और सामने वाले के सर पे आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। और ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या था, आयन था, और ये कैसी स्पीसीज थी, पोलर या नॉन पोलर, ये पोलर थी या नॉन पोलर, पोलर का मतलब होता है चार्ज, ये चार्ज थी या नॉन पोलर थी, क्या थी, नॉन पोलर। ये पहले क्या थी, नॉन पोलर। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जैसे ही आयन को आप इसके करीब लेके गए, आयन ने क्या करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कराना चालू कर दिया, अपने खेमे में खींचना चालू कर दिया। पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आते ही ये क्या बन गई स्पीसीज, पोलर। क्या बन चुकी है, पोलर। क्या इसके अंदर एक बात बताओ, मुझे सोच के बताओ,
क्या इसके अंदर ये डाइपोल पहले से था या लिथियम आयन के आने की वजह से ये बना? क्या अगर ये आयन नहीं आता तो क्या यहां पे कभी भी पोलैरिटी जनरेट हो पाती, क्या कभी भी चार्ज आ पाता? तो जवाब है नहीं आ पाता। नाम क्या बनेगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अपन क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल इसे ही बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। मान लीजिए, मान लीजिए मैं लिथियम नहीं लेता यहां पे, मैं यहां पानी का मॉलिक्यूल ले लेता, तो पानी में भी पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है या नहीं है? अरे है या नहीं है? और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव भी है या नहीं है? तो ऑब्वियस है वो क्या करता, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है या नहीं अट्रैक्ट होता है, ये मुझे बताओ। तब क्या नाम देते? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या नाम देते? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अभी इसको क्या नाम दोगे? आयन इंड्यूस डाइपोल। क्या नाम दोगे? आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा, मैंने यहां पे दे दिया होता केस, मैंने कहा होता कि मान लो भाई कि ये क्या है? बीआर है। क्या है बोलो जल्दी? बीआर। और मैंने यहां पे रख दिया किसको? वाटर को। किसको रख दिया? वाटर को। अब देखो वाटर के सर पे कैसा चार्ज है? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ऑब्वियस है इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी, ये मुझे बताओ। इसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बाजू वाले के सर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार किधर की तरफ शिफ्ट होगी? इधर की तरफ शिफ्ट होगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या ये पोलर था पहले, ये मुझे बताओ। लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में आते ही ये पोलर बन गया या नहीं बोल गया? कैसे बना? जैसे ही ये इधर की, जैसे ही नेगेटिव पोल लेके आ रहा था, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, थोड़ा कम या ज्यादा लेकिन दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे ही मेरे भाई ये दूर भागने की कोशिश करेगा, यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, इस वजह से नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा, करीब आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस कंडीशन के अंदर क्या नाम देंगे बोलो जल्दी? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या नाम देंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नाम क्या बन जाएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बस यही होता है। तो एक कौन सा है आपका, अगर हम बात करें तो ये क्या है? डाइपोल। ये क्या है? डाइपोल। ये क्या है? डाइपोल। बस इतना दिमाग में सेट करो, ईथर, अल्कोहल और वाटर, ये डाइपोल होता है। ये क्या हो गया? ये नॉन पोलर है, तो ये कैसा हो गया? म्यू जीरो है, नॉन पोलर हो गया। हाँ या ना? अगर हम बात करें लिथियम है, लिथियम को किसमें डाला? Br2 में। क्या ये पोलर था या नॉन पोलर था पहले? और अगर ये नॉन पोलर था लेकिन लिथियम आयन के आने की वजह से क्या ये पोलर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसको नाम क्या देंगे? आयन, आयन इंड्यूस डाइपोल। अगर अगले वाले की हम बात करें तो इसका नाम क्या बन जाएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब क्या होता है? आयन डाइपोल होता है। क्या होता है? आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल क्या हो गया? मान लो मैं लिथियम आयन ले लूं, मान लो मैं सोडियम आयन ले लूं, मान लो मैं पोटेशियम आयन ले लूं, मान लो मैं फ्लोराइड आयन ले लूं, मान लो मैं क्लोराइड आयन ले लूं, मान लो मैं ब्रोमाइड आयन ले लूं, और इसको किस में डाल दूं? इसमें अगर मान लो वाटर में डाल दूं, किस में डाल दूं? वाटर। या फिर और किस में डाल दूं? मान लो एल्कोहल में डाल दूं, किस में डाल दूं? एल्कोहल। या फिर किस में डाल दूं? बोलो, मान लो ईथर में डाल दूं, तो इसका नाम क्या बनेगा बोलो जल्दी? आयन डाइपोल। ये सब के सब तीनों क्या है बोलो जल्दी? डाइपोल। ये तीनों के तीनों क्या कहे जाएंगे बोलो जल्दी? डाइपोल। इसको बोला जाएगा डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको बोला जाएगा डाइपोल। और इसको क्या बोला जाएगा बोलो जल्दी? आयन। इसको बोला जाएगा आयन डाइपोल। क्या बोला जाएगा? आयन डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना। यहां पे अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये है आयन और ये क्या है? डाइपोल। तो इसको अपन बोलेंगे आयन डाइपोल। अच्छा एक बात मुझे बताओ, डाइपोल डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल डाइपोल सिंपल सी बात है भाई। मान लो मैंने तुमसे क्या कहा, पानी को पानी के साथ ले लो, तो पानी के साथ ले लिया आपने, पानी को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दीजिए आप, मान लीजिए। या फिर आपने किसको बोला कि अल्कोहल को अल्कोहल के साथ ले लीजिए। आप छोड़िए सारी बातें, आप किसको ले लीजिए? अल्कोहल को अल्कोहल के साथ ले लीजिए। तो इसे क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? डाइपोल डाइपोल। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? डाइपोल डाइपोल। इसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मान लो मैंने कहा कि ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल हो गया, ये क्या हो गया? आयन डाइपोल हो गया। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होगा? सिंपल सी बात है, पानी में Br2 को डालिए, पानी में Cl2 को डालिए, पानी में अगर हम बात करें तो किसको डालिए? और जेनॉन को डाल दीजिए पानी में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस। अगर पानी आ गया वर्ड डाइपोल आएगा, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। मैंने आपको सवाल दिया, मान लो, सुनो जरा गौर से, मैंने कहा आपसे कि मान लो ये पानी ले लो। क्या ले लो? पानी ले लो। पानी कैसा होता है ये मुझे बताओ? डाइपोल। हाँ या ना? ये कंफर्म हो गया।
अब एक बात बताओ, इसमें इस जेनॉन को पानी में डाल दिया, जेनॉन को किसी ने कहा पानी में डाल दिया हमने, ये क्या है? एक बात बताओ, ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर होता है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में आते ही ये पोलर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो ये क्या है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या बन जाएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आयन का नाम तब तक नहीं लोगे जब तक आयन खुद इन्वॉल्व नहीं है। आयन आपको दिखना चाहिए, इन्वॉल्व होते हुए दिखना चाहिए। अगर खुद आयन इन्वॉल्व नहीं है तो आप नहीं कह सकते उसको आयन डाइपोल। मैंने कहा नियॉन को पानी में डाल दिया, किसको डाल दिया? नियॉन को। मैंने कहा जेनॉन को डाल दिया आपने पानी में, किसमें डाल दिया? जेनॉन को। मैंने इसके अलावा कहा कि हीलियम को आपने पानी में डाल दिया। मैंने कहा आपको H2 को आपने पानी में डाल दिया। मैंने कहा Br2 को आपने पानी में डाल दिया। ये सब जितनी स्पीसीज हैं सब की सब क्या है? नॉन पोलर है भाई, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में आते ही क्या बन जाएंगी? पोलर। तो हम इसको क्या नाम देंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नाम क्या देंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ये सारे के सारे केसेस किसके बन जाएंगे? अगर हम बात करें, ये क्या है? डाइपोल। ये किसके बन जाएंगे? डाइपोल। और ये क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी। इंड्यूस डाइपोल। क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी। इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आयन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? सबसे पहले तो ये चेक करो। अगर आयन का इन्वॉल्वमेंट है तभी आयन डाइपोल बनेगा या आयन इंड्यूस डाइपोल बनेगा? सर इंड्यूस का वर्ड यूज करेंगे और डाइपोल का वर्ड यूज करेंगे। डाइपोल मैंने कहा 3 केस बस याद रखो। वाटर, एल्कोहल, ईथर। वाटर, एल्कोहल, ईथर। वाटर, एल्कोहल, ईथर। वाटर, एल्कोहल, ईथर। अब जैसे हम कैसे पता करेंगे सर कि कहां पोलैरिटी है कहां नहीं है? सबसे पहला पॉइंट यही लिखो, कैसे पता करेंगे कि कौन इंड्यूस्ड होगा कौन डायरेक्ट डाइपोल? लिखेंगे, लिखो इंड्यूस्ड डाइपोल। रुको अभी लिखना आराम से, लिखो इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है, केमिस्ट्री की दुनिया में इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है, केमिस्ट्री की दुनिया में इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड, 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 जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो जाए, जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो जाए, जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो जाए, जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो जाए, जब कोई नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो जाए, तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ डाइपोल हुआ है। इंडक्शन ऑफ डाइपोल हुआ है। उस कंडीशन में हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ डाइपोल हुआ है। 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 ठीक है, अब नॉन पोलर कैसे पहचानेंगे? दूसरा पॉइंट लिखें, नॉन पोलर कैसे पहचाने? नॉन पोलर कैसे पहचाने? दूसरा पॉइंट, नॉन पोलर कैसे पहचाने? नॉन पोलर कैसे पहचाने? नॉन पोलर कैसे पहचाने? नॉन पोलर कैसे पहचाने? जब बॉन्डेड एटम की, जब बॉन्डेड एटम की, जब बॉन्डेड एटम की, जब बॉन्डेड एटम की ईएन सेम नजर आए, ईएन सेम नजर आए, जब बॉन्डेड एटम की ईएन सेम नजर आए, ईएन सेम नजर आए, उस अवस्था के अंदर या उस परिस्थिति के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर, उस अवस्था परिस्थिति सिचुएशन के अंदर हम उसे नॉन पोलर कहेंगे। 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 जैसे कि मान लो हमको क्या दिया उसने? Br2 दे दिया। हमको क्या दे दिया? H2। हाइड्रोजन आजू वाला बाजू वाला दोनों की ईएन बराबर है, नॉन पोलर कहेंगे। Br Br क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा कौन हो सकता है, तो जेनॉन, नियॉन, हीलियम को अगर कह रहा है पानी में उठा के डालो तो ये चार्ज थोड़ी होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनके अंदर क्या बोलेंगे? इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अब यहां से अब लिखना शुरू करेंगे अपन।
सबसे पहली चीज यहां से अब इसको छापिए। वाटर क्या है? एक डाइपोल है। CH3OH क्या है? एक डाइपोल है। ईथर क्या है? एक डाइपोल है। अब देखो यहां पे दोनों की ईएन बराबर है, तो इसको हमने क्या बोला? नॉन पोलर बोला। ठीक है, तो नॉन पोलर स्पेसीज में जनरली इंड्यूस्ड डाइपोल देखा जाता है। वाटर, अल्कोहल और ईथर। वाटर, अल्कोहल और ईथर, तीन चीजें अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। हाँ, अल्कोहल, वाटर, अल्कोहल और ईथर डाइपोल होते हैं। दो पोल नजर आए, पोल का मतलब होता है चार्ज, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पोल, और एक होता है पॉजिटिव पोल। चले, चले। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको क्वेश्चन नंबर 3, और इसको लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4। आपको इनके लिए पता है क्या लिखना है? एफआर और ईआर रिलेशन थोड़ा लिखवाना। डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल के लिए एफआर और ईआर रिलेशन क्या होगा? एफआर रिलेशन लिखवाना, बताना क्या होगा एफआर रिलेशन। डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा? पहले कौन होता है? आयन डाइपोल, फिर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा? 1/r⁴ 1/r⁴ ER में बोलू, ER लिखवाना, बताओ। 1/r⁶। ये हो गया एफआर और ER रिलेशन। अच्छा बताओ, इधर आना, इधर आना। ये क्या है? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल के लिए मुझे एफआर और ER रिलेशन लिखवाओ, तो बताओ क्या होगा? एफआर क्या होगा? इनको लिखने से पहले रुको 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 रुको, पहले लिखवाओ इधर, फिर ऊपर मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन लिखना है। एफआर और ER। एफआर बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा? आयन डाइपोल के लिए एफआर क्या हो जाएगा? 1/r⁴। ठीक है, और यहां पे ER क्या हो जाएगा, बताना जरा? 1/r²। क्या ये बात समझ में आई? आगे आ जाओ। ये क्या है? डाइपोल डाइपोल। क्या है? बोलो जल्दी। डाइपोल डाइपोल। अब इधर देखो, यहां पे एफआर रिलेशन क्या बनेगा, बताना जरा? 1/r⁴। और ER रिलेशन क्या बनेगा? 1/r⁴। खत्म। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए क्या हो गया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसके लिए क्या हो जाएगा? एफआर बताओ क्या बनेगा? 1/r⁷ और इसके लिए ER क्या बनेगा? 6, सॉरी, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो।
क्वेश्चन ऊपर लिख लेना, इसको लिखने से पहले एक क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द एफ आर रिलेशन, ई आर रिलेशन, ठीक है, ताकि जब रिवाइज करो तुमको पता हो, तुम खुद से रिवाइज कर पाओ कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है। फाइंड द एफ आर रिलेशन, ई आर रिलेशन एंड टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस, एंड टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस, एंड टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस, एंड टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस। टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस। हो गया? चले? हाँ, अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली था। अब एक और आता है केस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक आता है इंस्टेंटेनियस, हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या? हाँ क्यों? अरे तो हीलियम कहाँ होता है, ये तो मोनो एटॉमिक लिखा है ना, He2 कहाँ लिखा है? वही तो समझाने जा रहा हूं। अब सुनो तो, मान लो जैसे एक हीलियम एटम है और ये दूसरा हीलियम एटम है, ढंग से सुनना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, समझना। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। कैसा होता है, वेव नेचर होता है। कभी गलती से दो हीलियम को जब आप पास लेके आ रहे हैं, तो कभी गलती से अगर ये एक दूसरे के सामने आ गए, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल मारेंगे। मानते हो? किसी एक की इंटेंसिटी माइट पॉसिबल ऐसा हो, किसी एक की इंटेंसिटी, मैं कह रहा हूं हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे किसी एक की इंटेंसिटी अगर हल्की सी भी हाई हुई, तो तुरंत क्या यहां पे देखने को मिलेगा, तुरंत देखने को क्या मिलेगा यहां पे, कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन सामने वाले इलेक्ट्रॉन को, मान लो किसी एक की इंटेंसिटी हाई हो गई, मैं मान के चल रहा हूं इसकी हाई हो गई, ठीक है, एक इंस्टेंट के लिए, एक माइक्रो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड के लिए अगर गलती से हाई हुई, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत ये इसको धक्का मारेगा। धक्का मारने का मतलब क्या हुआ, धक्का मारने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में शिफ्ट हुआ, तो इधर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। मैं फिर कह रहा हूं, मोमेंटरली ये एक्शन होता है, मूवमेंट के लिए, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो यहां पे क्या भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो इधर क्या बना, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब ऑब्वियस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये मुझे बताओ।
और इसी को हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। वर्ड ही कह रहा है इंस्टैंटेनियस, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए ये पोलैरिटी क्रिएट होगी और इसी पोलैरिटी को अपन क्या बोल देंगे? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। और कहां देखने को मिल सकता है? तो और अगर हम बात करें कहां पे देखने को मिल सकता है, तो जरा गौर से मेरी बात को समझना। यहां पे अगर हम बोले तो ये देखो जरा गौर से, यहां पे जैसे मान लो ये H2 है, ये H2 का एक मॉलिक्यूल है और ये किसका मॉलिक्यूल है? H2 का। कहने के लिए ये एक्चुअल में क्या बन चुका है? हीलियम ही बन चुका है या नहीं बन चुका है? कन्फ्यूग्रेशन बताओ ना, इसका क्या बन जाएगा? 1s2। अरे ये बन चुका है या नहीं बन चुका है? दोनों के लिए 1s2 1s2 दोनों के लिए बन चुका है। तो अब ये क्या है? एग्जैक्टली तो हीलियम ही है ना। तो यहां पे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, पल भर के लिए, ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए ऐसी फेनोमेना होती है कि यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इनके बीच में क्या लगने लगेगा? अट्रैक्शन एट द सेम टाइम लगने लगेगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से, स्पिनिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है। किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर है और इसका इलेक्ट्रॉन नीचे है। अब समझना, अब जरूरी थोड़ी है दोनों एक साथ ही घूमेंगे। अरे हो सकता है कि ये इधर जा रहा है जब जिस वक्त, उस समय इलेक्ट्रॉन इधर हो, तो यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। और यहां कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। और उस समय डाइपोल क्रिएट हो गया या नहीं क्रिएट हो गया? और उस समय अट्रैक्शन लगेगा, इंस्टेंट्स के लिए लगेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसीलिए नाम दिया जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स, समझ रहे हो मेरी बात को? और इसे हम क्या बोलेंगे? ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा? बोलो जल्दी। यहां पे लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्रिएट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल बोले, आपको बोल दिया जाए जेनॉन का जेनॉन के साथ बताइए, तो जेनॉन का जेनॉन के साथ नोबल गैसेस में जनरली क्या लगता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अगर मैंने कहा हीलियम का हीलियम के साथ बताइए, तो ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स है। मैंने कहा नियॉन का नियॉन के साथ बताइए, तो ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स है। मैंने कहा H2 का H2 के साथ बताइए, तो ये क्या है आपका? लंदन डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरली नोबल गैसेस में लगता है बस। अब नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन जो अचीव कर लेगा उसके अंदर ये लगेगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? अगर मैंने कहा H2 और H2, यहां पे क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैंने कहा एक बात बताओ कि ER रिलेशन और FR रिलेशन क्या बनेगा इनके लिए? तो FR रिलेशन क्या बनेगा? 1/R⁴ मैंने कहा ER रिलेशन बताइए क्या बनेगा? 1/R⁶ बनेगा। खत्म बवाल। 1/R⁴ 1/R⁶ बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया FR रिलेशन, ये बन गया ER रिलेशन। तो ये पांचवें टाइप में इंक्लूड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्या चीज? हाइड्रोजन नहीं है वो, एक्चुअल में हीलियम है। ढंग से देखो, H2 बनने के बाद क्या बन चुका है? 1s1 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। और हीलियम में कितने होते हैं? 2। तो वो भी तो क्या बन गया? हीलियम कन्फ्यूग्रेशन अटेन कर चुका है या नहीं कर चुका है? नोबल गैस अगर कोई बन गया, तो कोई मॉलिक्यूल है, मान लो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, लेकिन वो नोबल गैस बन चुका है, कन्फ्यूग्रेशन अटेन कर चुका है, तो जनरली उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। क्या देखने को मिलेगा? इंस्टैंटेनियस डाइपोल। डाइपोल परमानेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता है। डाइपोल का मतलब समझो, चार्ज का आना। चार्ज कब आएगा? जब ईएन डिफरेंस वगैरह आए। इनका ईएन डिफरेंस ही खत्म हो चुका है, तो नाम क्या बनेगा? इंस्टैंटेनियस डाइपोल नाम बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो भी इंस्टैंटेनियस डाइपोल होगा वो तो। हाँ, नोबल गैसेस के लिए डाइप इंस्टैंटेनियस वर्ड समझो, इंस्टेंट के लिए जहां पोलैरिटी आ रही है, वो कब आएगी? जब ईएन डिफरेंस वगैरह नहीं है, ईएन वगैरह क्या है, सारी चीजें सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इंस्टेंट्स के लिए आएगी। ठीक है, हाँ बताइए। Br2 में भी कन्फ्यूग्रेशन तो वही बन चुका है ना, लेकिन उसके अंदर तो फिर भी ये हो सकता है। इंस्टैंटेनियस डाइपोल का मतलब समझो कि एक इंस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है। अब एक इंस्टेंस के लिए कहां क्रिएट होगा? जहां पे डेल्टा ईएन का डिफरेंस 0, या तो नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन लाइक अटेन कर चुके हो। बीआर क्या अटेन कर लेगा तुरंत? क्रिप्टॉन वाली कन्फ्यूग्रेशन अटेन कर रहा है, क्रिप्टॉन वाली कन्फ्यूग्रेशन। तो क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन में बेसिकली आप देखो ना, डायरेक्ट देखो ना, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन में क्या हो रहा है। हाँ, तो इंस्टेंट के लिए, एक क्षण भर के लिए डाइपोल कहां पे क्रिएट होगा? जहां पे कटोरा भरा रहेगा। समझ रहे हो?
ये वहां पे होता है। तो हीलियम, हीलियम के लिए देख लिया, नियॉन, नियॉन के लिए। कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर कटोरा भरा पड़ा है तो उसको डाइपोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे Br2Cl2 बताओ, तो नहीं होगा। ई एन डिफरेंस आ गया वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम बोलोगे कि Br2F2 बताओ, मैं कहूंगा नहीं होगा। Br2 बताओ, तो वो Br2 है ही नहीं, वो क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन है एक्चुअल में। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन नॉन मेटल, नॉन पोलर है ना, तो वो भी तो नॉन पोलर है। कौन किसका खींचेगा ये कैसे डिसाइड करोगे? और खींचेगा भी तो वो एक एन इंस्टेंट के लिए बस खींच सकता है, क्षण भर के लिए। लॉजिक है उसके शब्दों में ही लॉजिक है, इंस्टेंटेनियस, एक क्षण भर के लिए, एक पल भर के लिए, मैंने कहा ना माइक्रो सेकेंड के लिए। और ये क्रिएट होता है ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Br2Cl2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे? ई एन डिफरेंस आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वो प्योर इंस्टेंटेनियस नहीं कहा जाएगा वहां पे। मेनली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए तो उनके लिए वैन डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हो आप। इसी फोर्स को वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ई आर रिलेशन, एफ आर रिलेशन, अभी जेई मींस में लास्ट ईयर ही सवाल पूछा था इसके ऊपर। H2 और H2 के अंदर बता दीजिए एफ आर रिलेशन क्या होगा, ई आर रिलेशन क्या होगा, यही सवाल आया था। मॉड्यूल में इसके ऊपर सवाल है या नहीं है? हाँ, मॉड्यूल नहीं मिला? वीक फोर्सेस पे है ना, वीक फोर्सेस मॉड्यूल उसमें होगा, शीट में देख लेना। डाइपोल, डाइपोल मोमेंट के बाद वो जो शीट है उसकी क्या कहा जाता है, वीक फोर्सेस की भी शीट गई होगी आई थिंक, डीपीपी जा चुकी है वीक फोर्सेस की। हाँ उसी में है, वीक फोर्सेस का भी अलग से डाल रखा है उसमें। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो आओ एक सवाल बताते हैं। एक सवाल बताना, सवाल बताओगे? which among the following which among the following has highest bond strength, which among the following has highest bond strength? इनमें से किसके पास हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ है? 1s ओवरलैपिंग, दूसरी 2s ओवरलैपिंग, तीसरी 2p ओवरलैपिंग, चौथी 1s ओवरलैपिंग। हाँ, 1s ओवरलैपिंग, यस। अब सुनिए, आइए इधर आइए। 1s क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, अरे यही है, हाँ या ना? ये क्या है? 1s क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये क्या है? H और F है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है या नहीं है? यही हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ। अब यहाँ पे ये क्या है? ये 2s क्या हो जाएगा? ये सब तो मान लो सेकेंड पीरियड है, ये तो साइज बड़ी हो गई, इसको तो पहले किनारे करो। अब इन दोनों में से चूज करना है, 1s या 1s 2p। 1s क्यों? 2p क्यों? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। क्या? अरे तो पीरियड तो अलग अलग हो गया ना। ईएन डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बदल दोगे फिर? पहले क्या बोला था? साइज देखने के लिए ना। ठीक है, आधे से ऊपर जनता इसको गलत करती है। कहा? तुम जाके देखो, पहले पॉलिंग में लिखवाया था ये सवाल कि HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है HS से। अब उसका मोर टेक्निकल आंसर अब यहां पे सुन लो, सुनो जरा गौर से। यहां पे अगर मैं तुमसे बोलूं एक HF का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HF का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, दो HF के ले लिए, ये HH का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HS ले लिया। एक बात बताओ, इनके अंदर कौन सा स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है बताना जरा, इनके अंदर कौन सा फोर्स आएगा बताना जरा। अबे H2 के अंदर कौन सा आएगा? अभी जो एक्सप्लेन किया है क्या नाम होगा?
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्या नाम होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इनके अंदर क्या क्रिएट होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अरे होगा या नहीं होगा? HF और HF के अंदर क्या आएगा बताना जरा, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? और पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा। अरे यार ईएन का डिफरेंस है या नहीं है ये मुझे बताओ। तो पोलैरिटी आएगी या नहीं आएगी? पोलैरिटी कहां नहीं आती है? जहां पे ईएन का डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां पे ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2.1। तो ये क्या बन चुका है बताना जरा, ये क्या बन चुका है? डाइपोल। ये क्या बन चुका है बताना जरा? डाइपोल। ये क्या बन चुका है? डाइपोल। और ये भी क्या बन चुका है बताना? डाइपोल। ये बन चुका है या नहीं बन चुका है? डाइपोल डाइपोल। अब एक बात बताओ, दोनों में तगड़ा फोर्स कौन होता है ये मुझे बताओ। अभी कल ही क्या बताया था तुमको, क्या बताया था मैंने कि सबसे तगड़ा कौन होता है? आयन डाइपोल। फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? अब फिर कौन होता है? समझे? तो तगड़ा कौन सा हुआ है ये मुझे बताओ। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? 1s एंड 2p। ये जेई ने सवाल पूछ रखा है, ये जेई ने सवाल पूछ रखा है। मैंने पॉलिंग के अंदर एक बार मार्क करवाया था, फिर कोई मुझसे डाउट पूछने आया, मैंने सोचा सही समय आने पे सही लॉजिक आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो वैसे भी ज्यादा होता है। तो पढ़िए मत, सिर्फ छापिए मत नोट्स के अंदर, इसको उतारिए थोड़ा सा कि एप्लीकेशन में कैसे उतरेगा। और ये जेई का क्वेश्चन था एचएफ और एचएच में। कहा जाता है कि एचएफ और एचएच में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो वहां पे तो डेल्टा ईएन से आपने कह दिया था। अब दूसरा लॉजिक सुन के यहां से भी अप्लाई करिए, ठीक है, कि इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एचएफ का ज्यादा होगा। ठीक है, और मेडिकल में ये सवाल मॉड्यूल्स के अंदर इस फॉर्म में प्रेजेंट है कि 1s 1s 2s 2s 2p 2p 1s 2p में बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो आंसर वुड बी व्हाट? 1s 2p। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो उसको छाप लीजिए। क्या चीज? अरे उससे नहीं, लेकिन ये तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो सेकंड पीरियड हो गया ना। हाँ सेम पीरियड, n इज इक्वल टू सेम उसके लिए लिखा था। साइज से आप देखेंगे तब तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? 1s आना चाहिए। अब वो वहीं पे फंसा देगा, वो एक्चुअल में H2 और HF पूछ रहा है आपसे। वो ये क्यों बताएगा आपको HF? उसने जेई के सवाल को लिया, अपने मॉड्यूल में डाला, अपने मॉड्यूल में डालते वक्त उसने बस खत्म कर दिया डेटा से, फंसा लिया आपको। अगर आपको ये जो ऑर्डर बताया था, इस ऑर्डर पे कैसे सवाल बन सकते हैं, उसका पहला एप्लीकेशन ये है। चलिए आगे आए। चलिए ठीक है, अब बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। अब हम आगे आते हैं, आगे आते हैं, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा यहाँ पे तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे अगर बात किया जाए, पहला मैं किसके बेसिस पे कर रहा हूं? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, तो एक होता है देखो सिमेट्रिकल होता है, और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल और एक कौन सा होता है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसको हम लास्ट में करेंगे। सिमेट्रिकल क्या करवाया था मैंने कल? ये नहीं करवाया था ना, नहीं करवाया था ना। चलो इसको लास्ट में करते हैं, पहले आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो यहां पे समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर दो तरह के सवाल बनते हैं। दो तरह के सवाल क्या? तो ये देखिए, एक क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर। एक कौन सा होता है? इंटरमोलिक्यूलर। और एक कौन सा होता है? इंट्रामोलिक्यूलर। एक कौन सा होता है? इंटरमोलिक्यूलर। और एक कौन सा होता है? इंट्रामोलिक्यूलर। अब इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर में समझना, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी। बिटवीन दी मॉलिक्यूल। क्या होता है? बिटवीन दी मॉलिक्यूल।
इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? बिटवीन दी मॉलिक्यूल। और इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? विद इन दी मॉलिक्यूल, विद इन दी मॉलिक्यूल, विद इन दी मॉलिक्यूल। अब समझने की कोशिश करना, एक शब्द होता है, एक शब्द क्या होता है? चिलेशन। क्या होता है बोलो जल्दी? चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन। क्या होता है बोलो जल्दी? रिंग का फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन। और जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में रिंग बनती है तो वो सिस्टम को क्या देती है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या देती है बोलो जल्दी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या देती है बोलो जल्दी? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्या देती है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं इंटरमोलिक्यूलर और एक क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर, सुनना जरा गौर से। इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। दो बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा? एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक कौन सा होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और एक कौन सा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। एक कौन सा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक कौन सा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है? ऑर्थो सेलिसल्डिहाइड। और कौन सा होता है? पैरा सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? पैरा सेलिसल्डिहाइड। दूसरा कौन सा होता है? पैरा सेलिसल्डिहाइड। अब देखना जरा गौर से मेरी बात को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं यहीं से अभी पहले रिलेट करता हूं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हम किसे कहते हैं? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ये रहा OH, ये इसे क्या कहा जाता है? फिनॉल। इसके इस वाली पोजीशन को कहा जाता है ऑर्थो। यहां पे क्या जुड़ जाए? मान लीजिए N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोनाइट्रो। क्या बोलते हैं? ऑर्थोनाइट्रो। और ये क्या है बोलिए जल्दी फटाफट? ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, पक्की बात है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? तो दूसरी कंडीशन होती है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए वो क्या होती है। ये रहा OH, ये रहा OH, और ये रहा N डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर खूब सारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपने रख दिया। एक कंटेनर है, मैंने कहा एक कंटेनर है, लेट सपोज दैट एक कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास खूब सारा क्या है बोलो जल्दी? अगर हम बात करें तो खूब सारा क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसके अंदर खूब सारा मेरे पास क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। लेट सपोज दैट कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर, ये मैंने माना ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे खूब सारा कंटेनर में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और एक कंटेनर में मैंने बोरा भर के क्या ले लिया है? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या ले लिया है बोलो जल्दी? पैरानाइट्रोफिनॉल। समझना, यहाँ पे मैंने ले लिया बोरा भर के पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, अब समझने की कोशिश करना। हाँ, ये रहा एक कंटेनर में पूरा बोरा भर के आपने क्या ले लिया? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आप देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जब भी H बॉन्डिंग होगी, क्या ये आपस में ही H बॉन्डिंग करके क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये आपस में ही H बॉन्डिंग करके क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये आपस में ही H बॉन्डिंग करके क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलिए जल्दी। यही होके क्लोज हो जाएगा। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल ये वाला H किसी दूसरे वाले OH से करेगा, ऊपर वाले से, और इससे कौन जुड़ेगा? ये किससे जुड़ेगा? नीचे वाले से जुड़ेगा, फिर ये अपने नीचे वाले से जुड़ेगा। हाँ या ना? ऐसे ही करते करते लंबी चेन बनती जा रही है। यहां पे मुझे बताइए, ये वाला किससे जुड़ेगा? इस H से जुड़ेगा। ये वाला किससे जुड़ेगा? ऐसे ही अगर हम बात करें, ये ऊपर वाले से जुड़ेगा, और ये वाला किससे जुड़ेगा? ये अपने नीचे वाले से जुड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो एक बात बताओ, ऑर्थो और पैरा में, ये एक बात सोच के बताना, क्या ये एक ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का मॉलिक्यूल है और ये एक है? ये एक है और ये एक है। अरे है या नहीं है? ये मुझे बताओ। और यहाँ पे ये भी एक ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, चारों पैरा है या नहीं है? अब आप मुझे बताइए कि पैरानाइट्रोफेनॉल के केस में अगर हम बात करते हैं, किसके केस में? पैरानाइट्रोफेनॉल। किसके केस में बात करते हैं? पैरानाइट्रोफेनॉल। और मैं बात करता हूं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। दोनों में आप मुझे सोच के बताइए, कहां विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, कहां बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहा है? यानी कि यहां पे कैसा हो रहा है बोलो जल्दी? इंट्रामोलिक्यूलर। क्या हो रहा है बोलो जल्दी? इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है?
इंटरमॉलिक्यूलर। क्या हो रहा है बोलो जल्दी, इंटरमॉलिक्यूलर। यहां पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर। एक मिनट। हाँ बोलो। अरे कोई बात नहीं, अभी वो करेक्ट कर देंगे अगर उल्टा हुआ होगा तो। बस यहाँ पे भी पहले समझो, यहाँ पे अगर हमने कहा ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर। अब सुनना जरा गौर से, एक बात मुझे सोच के बताओ, ज्यादा एसोसिएशन तुमको कहां देखने को, ज्यादा जुड़ाव कहां देखने को मिल रहा है? रिंग बनती हुई कहां नजर आ रही है? क्या यहां रिंग बनती हुई नजर आ रही है? लेकिन कहीं एक ऐसा पॉइंट है जब इसका ओ और इसका एच जाके मर्ज हो जाए, हो सकता है, हो सकता है, माइट पॉसिबल यहां चिलेशन हो जाए, माइट पॉसिबल यहां रिंग का फॉर्मेशन हो, हाँ या ना? लेकिन यहां कंफर्म है क्या बनेगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा दूसरी चीज, जुड़ाव यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? अट्रैक्शन यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? यहाँ कहां ज्यादा है? यहाँ दो मॉलिक्यूल में, खुद के मॉलिक्यूल में खत्म हो गया अट्रैक्शन। यहाँ ये लंबी चेन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा, अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम सोच के बताओ, एसोसिएशन यहां ज्यादा है या वहां ज्यादा है? यहाँ एच बॉन्डिंग ज्यादा है या वहां एच बॉन्डिंग ज्यादा? यहां बॉन्ड तोड़ने के लिए, यहां मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या वहां देनी पड़े? यहां ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा एच बॉन्डिंग है भाई, ज्यादा एच बॉन्डिंग है। तो बीपी, एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, इसका ज्यादा या उसका ज्यादा? मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा या इसका ज्यादा? खत्म। अब बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा, इसका मतलब, सुनना, वोलाटाइल किसे कहते हैं? एगो कंटेनर में एगो सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, सुनना, एगो कंटेनर में क्या रखा हुआ है, एगो सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें क्या रखा हुआ है, मान लो कोई सब्सटेंस, अगर वो बिना मतलब बात बात पे गर्म होके तुरंत खट से रूम टेम्परेचर पे गर्म होके वेपर बन के उठता है, तो अंदर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। एगो सब्सटेंस ऐसा है, एगो कंटेनर ऐसा है जिसमें कुछ सब्सटेंस है, और उसको हीट करो तब जाके वेपर बन के उठता है। तो एक बात बताओ, कंटेनर वन और कंटेनर टू में कहां वेपर ज्यादा उठेगा? कंटेनर वन में। यानी वेपर प्रेशर ज्यादा कहां होगा? कंटेनर वन में। मतलब वोलाटाइल ज्यादा कौन है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? उसका कम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल नेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, हाँ या ना? एक बात बताओ, और इंटर, इंट्रा है और इंटर है, एसोसिएशन ज्यादा कहां? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा कहां? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहां? वेपर प्रेशर कम किसका? वेपर प्रेशर कम किसका? वोलाटाइल नेचर कम किसका? यही तीन को सवाल पूछता है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या कहा जाता है, वोलाटाइल नेचर। समझ रहे हो? अब सुनना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था तुमको, क्या बोल रहा था, अच्छा इंटर और इंट्रा, ओके 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 ओके, ये वाला गड़बड़ हो गया था ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो। बिटवीन, वेट करो, वापस आएगा, हमको भी पता है तुम लोग कितना तेज हो, ठीक है, डोंट वरी। ये तो हम बस पूछे थे एक बार कि देखें कि वो आता है या नहीं आता है, बात बोलने मतलब कंसेप्ट थोड़ी पूछ रहा था, ईद चेक कर रहा था सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है कान से, जो बोलते हैं समझ में आता है या नहीं, समझ रहे हो अभी बात को? इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूल। देखो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, पैरानाइट्रोफिनॉल पैरासाइलिसाइकल एल्डिहाइड, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोसाइलिसाइकल डिहाइड। यहां से सवाल नहीं बनाया जाएगा, सवाल बनाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन सुनना, यहाँ पे बिटवीन दी मॉलिक्यूल हो रहा है, यानी कि एक बात कंफर्म हो गई, है? एक मिनट एक मिनट, हम नहीं नहीं, रुके रुके रुके, इंटरमॉलिक्यूलर विद इन, नहीं यार था, तुम्हारी बात पे भरोसा कर लिया, मेरी गलती है, बिटवीन दी मॉलिक्यूलर, चलो कोई ना, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, अच्छा ये ऑर्थोनाइट है, बिटवीन दी मॉलिक्यूल, ऑर्थो, अच्छा, ओके, विद इन दी, अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा ई बोलो ना बे, हम सोचे हैं गलत कहाँ हो रहा है, विद इन दी मॉलिक्यूल होगा ये, और ये हो जाए, अच्छा ओके, बिटवीन दी मॉलिक्यूल। अरे ठीक है यार, भावना समझो,
उसको तो बहुत समझते हो। इधर आओ, इंटरमोलिक्यूलर। अब एक बात बताओ, सुनो सुनो, नहीं नहीं मजाक नहीं, ये दो गो केस है जहां पे सवाल बहुत तगड़ा पूछेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दिया हुआ है। सुनो जरा गौर से, विद इन दी मॉलिक्यूल, बिटवीन दी मॉलिक्यूल। विद इन दी मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, यहां पे चिलेशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। कंफर्म है, 100% चिलेशन होगा, 100%। समझ रहे हो? 200% कहां से आ गया, देखिए हो 200% है। 200% एक ही चीज फिक्स है, ड्रॉप निकलना। समझ रहे हो? यहां पे देखो जरा गौर से, चिलेशन। अब जरा गौर से देखो, यहां हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चिलेशन होगा यहां पे, तो एसोसिएशन ज्यादा या कम? एसोसिएशन क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। एसी का है बंद है यार आज, चालू हो गया ना। इधर आओ, सुनो 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 सुनो, यहां पे अगर हम तुमसे बात करें तो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां देखो, यहां एसोसिएशन ज्यादा है या यहां एसोसिएशन ज्यादा है? कहां ज्यादा है? यहां पे एसोसिएशन मोर, क्या बोलो बोलो, एसोसिएशन मोर, एसोसिएशन मोर। और यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, एसोसिएशन लेस। जुड़ाओ, एसोसिएशन लेस। एसोसिएशन लेस है मतलब बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अरे हाँ ना बोलो, मॉलिक्यूल को अलग करना आसान है, वेपर बना के उठा के भेजना आसान है। अरे हाँ ना बोलो, यानी कि इसका बीपी क्या हो जाएगा, बीपी और एमपी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा बोलो, कम। लेकिन इसका क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, बीपी और एमपी क्या हो गया, ज्यादा। अब सिंपल सी बात है, सुनना जरा गौर से, यहाँ पे ये है इंट्रामोलिकुलर, ये है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये है पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल, समझने की कोशिश करना। अब इसके बारे में मैं सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन, कंपेयर, कंपेयर, क्या कंपेयर करोगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल, पहली चीज ये। ठीक है, पैरानाइट्रोफेनॉल, पहली चीज ये, पहला सवाल तो ये आ गया। दूसरा सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर, कंपेयर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, कंपेयर वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ONP लिख देता हूं, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड PNP यानी पैरानाइट्रोफेनॉल। तीसरा सवाल आपसे ये पूछ लिया गया, कंपेयर वोलाटाइल नेचर, क्या कंपेयर करो, वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल नेचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल। इस बात को कंपेयर करने से पहले तुम अभी आंसर दे दोगे, बस मेरी बात को समझना। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, सोच के बताना, सिंपल सी बात है। अगर वोलाटाइल नेचर, अगर वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल नेचर ज्यादा है, अगर वोलाटाइल नेचर ज्यादा है, मैंने क्या बोला बोलो जल्दी, अगर वोलाटाइल नेचर ज्यादा है, क्या वेपर बन के बहुत तेजी से उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? क्या ये ज्यादा है या नहीं ज्यादा है? वेपर बन के ज्यादा उड़ेगा? अरे ज्यादा बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ये बताओ। अगर ज्यादा बन के उड़ेगा तो अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? अगर वोलाटाइल नेचर ज्यादा है मतलब अंदर, अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या होगा बोलो जल्दी, अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा बोलो जल्दी, ज्यादा। अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा बोल बेटा, ज्यादा। अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर मान लो किसी का वोलाटाइल नेचर, लेट सपोज, अगर वोलाटाइल नेचर, अगर वोलाटाइल नेचर, अगर वोलाटाइल नेचर किसी का कम है, अगर वोलाटाइल नेचर किसी का कम है, तो वेपर प्रेशर अंदर क्या होगा, ये मुझे बताओ, क्या होगा बोलो जल्दी, कम, क्या होगा, कम होगा। अगर वोलाटाइल नेचर कम है मतलब, वोलाटाइल मतलब कौन, जल्दी उड़ेगा, समझ रहे हो, वेपर बन के। तो अगर वोलाटाइल नेचर कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बताना जरा, वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ फटाफट। वेपर प्रेशर अगर हम बात करें तो कम होगा, मानते हो या नहीं मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा, सुनना, दो कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कम हीट दोगे तो भी वेपर बन जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब ज्यादा हीट दोगे
तभी वेपर बनेगा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका वोलेटाइल नेचर भी ज्यादा होगा, और जिसके अंदर वोलेटाइल नेचर कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। हाँ या ना? अगर किसी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सुनना यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर किसी का बीपी ज्यादा है, अगर किसी का बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो लेट से गर्म होगा, और लेट से गर्म होने के बाद लेट से वेपर बनेगा, तो उस कंटेनर का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी बीपी का बीपी के साथ रिलेशन कैसा है, बीपी का बीपी के साथ नेचर कैसा है, बोलो जल्दी। अरे हाँ ना बोलो भाई, वेपर प्रेशर, सिंपल सी बात है। अब अगर ये बात समझे, अब बीपी का वीएन के साथ नेचर कैसा है बताना जरा, कैसा रिलेशन है वीपी का वीएन के साथ। वीएन का मतलब समझ रहा हो ना क्या है यहां पे, इसको मैं बोल रहा हूं वीएन, ठीक है, वोलाटाइल नेचर, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वीपी। ठीक है, तो ये देखो जरा गौर से, मैंने कहा इसको वीपी और इसको क्या बोला, वीएन। अगर मैंने कहा अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, और वेपर प्रेशर का वोलाटाइल नेचर के साथ रिलेशन। क्लियर है सवाल अब आपका खत्म। फॉर एग्जाम्पल बता, दोनों में एसोसिएशन ज्यादा कहां है, ऑर्थो या पैरा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, किसका ज्यादा हो जाएगा बोल, पैरा वाले का ज्यादा ऑर्थो वाले से। हाँ या ना बताओ फटाफट, पैरा वाले का ज्यादा ऑर्थो वाले से। आंसर पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, पैरा वाले का ज्यादा ऑर्थो वाले से। अब एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हुआ, ऑर्थो वाले का ज्यादा किसके वाले से। अच्छा, वोलाटाइल नेचर बताना किसका, किसका, ऑर्थो वाले का ज्यादा पैरा वाले। दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्थो ऑर्थो salicylic aldehyde is solid at room temperature, solid at room temperature, while its para isomer while its para isomer while its para isomer is liquid, while its para isomer is liquid। ट्रू या फॉल्स, क्यों, ऑर्थो वाले में देखो, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये रहा क्या, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे सेल्डिहाइड क्या होता है, तो अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या हो जाएगा यहां पे ओ एच। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, ये ऑर्थो हुआ, ये पैरा हुआ। सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या हो गया ओ एच। एक बात मुझे बताओ, पैरा आइसोमर में ज्यादा आपको एसोसिएशन देखने को मिलेगा या फिर ऑर्थो आइसोमर में। तो पैरा आइसोमर में अगर हम बात करें, पैरा वाले में मोर एसोसिएशन क्या है, बोलो जल्दी, मोर एसोसिएशन। चिपके होने की संभावना कहां ज्यादा है, बोलो जल्दी, चिपके होने की संभावना, चिपके होने की संभावना कहां पे ज्यादा होगा, पैरा में ज्यादा होगा। चिपके होने की संभावना किसमें ज्यादा होगा, पैरा में। अब पैरा में अगर ज्यादा होगा तो एक बात बताओ, मोर एसोसिएशन, तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड होने की ज्यादा संभावना है। अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे क्या अपने को देखेंगे, लेस एसोसिएशन। अब लेस एसोसिएशन है तो यहां पे चिपके होने की संभावना क्या होगी, तो यहां पे चिपके होने की संभावना कम होगी। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो एक और स्टेटमेंट बताओ। ये तो दोनों बातें हो गई कि हाँ सर चलिए हमको ये बात समझ में आ गई कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ये एनसीईआरटी 11th में भी दिया गया है। ये कहां पे दिया गया आपको, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, एक और सवाल, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है आइसक्रीम की, वो हमेशा ना अपने आइसक्रीम के उसके अंदर लकड़ी का ही डंडा लगाती है।
लकड़ी का ही डंडा लगाती है, कभी वो स्टील नहीं लगाती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्यों? रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या महंगा पड़ जाता है, पैसा तुमसे वसूल ले। बताओ क्या होता है रीजन? एक्चुअल में क्या है? अगर मैं तुमसे बात करूं, जरा गौर से यहां पे सुनिएगा, नहीं यहां पे सुनिएगा, सेलुलोज होता है किसके अंदर? अगर आप बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा सेलुलोज, और सेलुलोज में कौन सा पार्ट होता है? OH वाला पार्ट। और आइस बना किससे है? पानी से। तो पानी में कौन सा पार्ट है? H वाला पार्ट। ये आइस किससे बना हुआ है? पानी से। पानी से बना हुआ है आइस, तो इसमें कौन सा वाला पार्ट है? H वाला। तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो लकड़ी की स्टिक पे जितना बढ़िया से चिपकेगा, उतना किसी और पे चिपक ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज द रीजन, अगर हम बात करें सेलुलोज का OH किसके साथ कनेक्टेड होता है? पानी के H के साथ। और यहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है? यहां पे अगर हम बात करें H बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये ड्यू टू H बॉन्डिंग सेलुलोज यानी कि लकड़ी इज यूज्ड इन, हाँ लड़की मत लिख देना, लकड़ी इज यूज्ड इन आइस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, आइस इंडस्ट्री के अंदर इसे यूज किया जाता है, ठीक है। एक और सवाल आप बताइएगा जरा गौर से, ये सवाल तो हो गया, चलिए ठीक है, तीसरा। चौथा सवाल अगर मैं आपसे बोलता हूं, चौथा सवाल क्या है? वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 4। कैसे बना सकता है वो देखिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है बोलो जल्दी? यहां पे लोन पेयर, और ये क्या है? लोन पेयर। अगर मैंने कहा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब वाटर के मॉलिक्यूल अगर हम बात करें, यहां पे सामने भी हमने ले लिया, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्या होगा इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म व्हाट? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय, एन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कैन बी फॉर्म बाय एन नहीं, अ वाटर मॉलिक्यूल इज कितना होता है? 4। एक और सवाल, पांचवा, CuSO4.5H2O, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं कलरलेस हो जाता है। एनसीईआरटी के ये सारे सवाल हैं। स्पेसिफाई द रीजन। CuSO4.5H2O को, तो एम्स का ये क्वेश्चन है, कैसे अटैच्ड होता है ये? किसमें कलरलेस हो जाता है? क्यों? पहली चीज समझिए, वाटर किसकी तरह काम करता है? H2O एक्ट एज लीगेंड। किसकी तरह काम करता है? लीगेंड की तरह। किसकी तरह काम करता है? वाटर एक्ट एज लीगेंड। अब लीगेंड की तरह काम करता है, एंड जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में नंबर और नेचर ऑफ लीगेंड बदलता है, नंबर और नेचर ऑफ लीगेंड जब भी क्या होता है? बदलता है। नंबर एंड नेचर ऑफ लीगेंड बदलने की वजह से यहां पे किस पे फर्क पड़ता है? कलर पर फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? कलर पर फर्क पड़ता है, ठीक है, कलर पर फर्क पड़ता है। अब चूंकि क्या होता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, पानी के पूरे मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, और पानी के पूरे मॉलिक्यूल उड़ने के बाद यहां पे बचेगा क्या एंड में? CuSO4.5H2O में से जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, यहां पे क्या बचेगा? तो यहां पे बचेगा CuSO4। क्या बचेगा? सिर्फ CuSO4। और पानी के मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे? उड़ जाएंगे। पानी किसकी तरह काम करेगा? लीगेंड। नंबर एंड नेचर ऑफ लीगेंड अगर बदलेगा तो कलर पर फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से CuSO4 केवल बचता है, और यहां पे इसे हम क्या बोलते हैं? प्लस H2O यहां निकल जाता है, जिसकी वजह से ये कैसा बन जाता है? कलरलेस बन जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो एम्स ने पूछा। इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि एम्स ने कहा कि यहाँ पे ये जो पांचों मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, ये बताना था। तो जरा गौर से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। दरअसल होता क्या है, ये रहा Cu, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करें,
तो Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझिए कोवैलेंसी जैसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल डायरेक्टली इससे अटैच्ड रहते हैं। सर पांचवा वाला, तो पांचवा वाले की बात बताते हैं। ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर और ये रहा वाटर, ठीक है। ये 5 पानी के मॉलिक्यूल हैं जो अटैच्ड रहते हैं। अब सुनना जरा गौर से, जो छठा पानी का मॉलिक्यूल है वो कैसे जुड़ा रहता है? वो बेसिकली अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे किसके थ्रू जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके थ्रू जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर कहा जाए Cu से डायरेक्टली कितने OH जुड़े हुए हैं? 4। एक जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात, मेरी बात समझ में आई? ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हैं। आइए छठा सवाल आते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, पांचवे के बाद छठा। आपने सुना है कि एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, आपने सुना होगा। 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन कहा जाता है केस नंबर CCl3CHO के अंदर, लेकिन कहा जाता है CF3 फ्लोरल हाइड्रेट के अंदर, ठीक है। लेकिन कहा जाता है मिनहाइड्रीन के अंदर, मिनहाइड्रीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं CH3CHO को जब वाटर से ट्रीट करते हैं। तो एक होता है क्लोरल हाइड्रेट के अंदर, क्लोरल हाइड्रेट, एक होता है फ्लोरल हाइड्रेट। एक कौन सा होता है? फ्लोरल हाइड्रेट, फ्लोरल हाइड्रेट। और एक कहते हैं इनके अंदर एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं? ये सवाल आया हुआ है, मैं बता देता हूं। ये वाला तो एम्स का रहा है, क्लोरल हाइड्रेट। H2O रिलीज हो जाएगा, तो 2 H कैसे स्टेबल होंगे जब H2O रिलीज हो जाएगा? तो अब सुनिए, इधर आओ। अगर हम बात करते हैं CCl3, मॉड्यूल में भी सवाल है, CCl3, C डबल बॉन्ड OH। पहली चीज ये कहा जाता है, अगर हम बात करें तो इसको क्लोरल हाइड्रेट नहीं कहते हैं। क्लोरल हाइड्रेट किसे कहते हैं? सबसे पहले जब इनको पानी के साथ लेके ट्रीट किया जाता है, देखिए क्या होता है। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके सर पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अब जाके अटैक करेगा। सबसे पहले जब अटैक करेगा तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो तुरंत यहाँ पे क्या बना? ये बना CCl, यहाँ पे क्या बना? Cl, यहाँ पे क्या बना? Cl। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या बना? C, ये क्या बन गया? O पे आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना? OH। मेरे भाई C डबल O बॉन्ड को केमिस्ट्री की दुनिया का थर्मोडाइनमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड माना जाता है। C डबल O बॉन्ड को केमिस्ट्री की दुनिया का थर्मोडाइनमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड माना जाता है। C डबल O बॉन्ड को केमिस्ट्री की दुनिया में थर्मोडाइनमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली चीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर है। पहली चीज क्या है बोलिए जल्दी? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या है बोलिए जल्दी? कोवेलेंट कैरेक्टर। पहली चीज क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर। और दूसरी चीज क्या होता है? चूंकि ईएन डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आता है, इस वजह से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है? सम एक्स्ट्रा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। अब सुनना जरा गौर से, यहाँ पे क्या होगा। अब मैंने कहा ये O माइनस बना, जैसे ही O माइनस बना, इसको जैसे ही पता चला कि O माइनस ये टूट के बन चुका है, बहुत भयानक गुस्सा आया भाई को। गुस्सा आया क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया के थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल बॉन्ड को किसकी औकात हुई जो घर में घुस के एंटी बॉन्डिंग में लात मार के बॉन्ड को तोड़ चुका है। अब भाई सबको गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो क्या कर सकते हो? सामने भी लात मारोगे, कहता है नीचे देखो नीचे, मैं भी वही हूं और मैं भी उसी की तलाश में हूं जिसकी तलाश में तुम हो। समझ रहे हो? तुम अगर C डबल O बन सकते हो तो हम भी बन सकते हैं। लगी जंग जारी होने, तुरंत क्या हुआ? ऑक्सीजन के सर पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया था? क्योंकि औकात से ज्यादा भाई ने बॉन्ड बना रखा है। चला
H+ कहीं का बड़ा आया बॉन्ड बनाने के लिए, भाग यहाँ से। अब ये H+ क्या करेगा, ये H+ जाएगा और वो कहां जुड़ जाएगा, वहां पे जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ा, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl। यहां पे अगर हम बात करें, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। अगर हम बात करते हैं, ये क्या है O और ये क्या है H। यहां पे अगर हम बात करें, ये क्या है O और ये क्या है H, और ये क्या है बोलो जल्दी, यहां पे क्या जुड़ा है, H पहले से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये क्या जुड़ा हुआ है, H। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये दो जगह एनसीईआरटी में लिखा गया है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है, दूसरा मैं बता दे रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर बताया जाता है। लोग कहते हैं कार्बन पे दो वो होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, भाई साहब एक्सेप्ट दिस, यहाँ स्टेबल होता है रिंग। पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, रिंग का, किसका फॉर्मेशन हुआ, रिंग। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, रिंग का। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, दोनों जगह किसका फॉर्मेशन हो चुका है सर, रिंग का। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, रिंग का फॉर्मेशन। और दूसरी चीज, ड्यू टू रिंग कैसे बनी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग बनी, रिंग का बनना सिस्टम को क्या देता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, रिंग का बनना, यहां पे अगर हम बात करें, रिंग का बनना सिस्टम को क्या देता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। एंड दैट इज द रीजन इसका K इक्विवेलेंट 1 से ज्यादा होता है। K इक्विवेलेंट 1 से ज्यादा होने का मतलब जानते हो, K इक्विवेलेंट 1 से ज्यादा होने का क्या मतलब होता है, बताओ। K इक्विवेलेंट 1 से ज्यादा होने का मतलब, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन भागेगी, समझ रहे हो। K इक्विवेलेंट लेस देन 1 होने का मतलब क्या होता है, कि रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन भागेगी। और K इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 1 होने का मतलब प्रोडक्ट की तरफ। सर जवाब ये होता है कि सर इसका K इक्विवेलेंट 1 एक से ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरफ भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन होने से क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। वो क्यों हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज द रीजन। एक कार्बन पे 2 H हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये वो केस है जहां पे स्टेबल होते हैं। दूसरा केस बताता हूं, दूसरा केस, फ्लोरल हाइड्रेट बोला, क्लोरल हाइड्रेट का एक्सप्लेन किया। फ्लोरल हाइड्रेट देखो, फ्लोरल हाइड्रेट में भी कुछ नहीं है मेरे भाई। यहां अब तुम क्या करो, एक काम करो, यहां पे ना तुम क्या ले लो, फ्लोरीन, यहां पे क्या ले लो, फ्लोरीन, यहां पे क्या ले लो, फ्लोरीन। जोर का झटका हाई जोरों से लगा, जैसे ही बॉन्ड टूटा, भाई को गुस्सा आया कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को किसने डिस्टर्ब किया, तुरंत पटक के लात मारेगा, लात मारेगा, यहां से पानी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे ही बाहर निकाला, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे जरा गौर से देखना, यहां क्या बन जाएगा, फ्लोरीन, यहां पे क्या, फ्लोरीन, और यहां पे क्या, फ्लोरीन। इसके केस में भी क्या ज्यादा हुआ, K इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन कितना हुआ, 1 हुआ। क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये क्लोरल हाइड्रेट एंड फ्लोरल हाइड्रेट इज हाईली स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है, किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये, और एक होता है मिन हाइड्रेन, लेकिन इसको पहले नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। कौन सा, अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें, सुनो जरा गौर से, ये वाला केस, ये वाला केस देखो, एक कार्बन पे 2 H हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल। सर स्टेबल कैसे है, तो सुनो जरा गौर से, ये पहले बना कैसे, इसको समझना पड़ेगा तुमको। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल O बॉन्ड रहा। अब देखना जरा गौर से मेरी बात को, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 होने का मतलब एंगल कितने डिग्री का पाया जाएगा, ये बताओ, एंगल कितने डिग्री का, थीटा 120 डिग्री का, कितने डिग्री का, 120। सबसे पहली चीज इस पे कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, पानी का मॉलिक्यूल। कौन अटैक करेगा, पानी का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर लेके कहां घुस जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। कहां घुस जाएगा, सीधा एंटी बॉन्डिंग। जैसे ही घुसा, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे OH, और यहां पे भी क्या जुड़ेगा, OH। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। OH और OH जुड़ेंगे, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। अब OH OH कैसे जुड़े, सिंपल सी बात है, पहले एक ने लात मारी होगी, एक ने जब लात मारी, यहां पे देखो ये क्या बना होगा, ऐसे सोचो, ये यहां पे देखो, एक ने लात मारी होगी, जब OH2 ने पूरा कंप्लीट लात मारी होगी, यहां पे जोर की लात मारी होगी, तो इसके सर पे तो पॉजिटिव आ गया होगा, सामने वाले का बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूटा, चल हट,
H कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने। अब ये H प्लस कहां जाके जुड़ गया, वहां जाके जुड़ गया। अब जैसे ही जुड़ा, एक कार्बन पे तो 2H हाईली अनस्टेबल होता है, यहां पे कैसे स्टेबल हो गया? तो भैया यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन नहीं है, यहाँ पे भी के इक्विवेलेंट ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मोर देन वन है। समझ रहे हो मेरी बात को? के इक्विवेलेंट इज मोर देन वन। लेकिन रीजन क्या है? तो रीजन ये है भाई, क्योंकि पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp2 था, और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। कितना है बोलो जल्दी? sp3। समझ रहे हो? और sp3 होने की वजह से अब थीटा कितना हो गया इसके पास? 109 डिग्री। हाँ या ना? sp2 में कितना होना चाहिए? 120। और इसमें sp3 में कितना होना चाहिए? 109। लेकिन क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 60। 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन कितने का आ रहा था, ये बताओ। एंगल स्ट्रेन कितने का आ रहा था? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का आ रहा था? 60। और अगर हम बात करें यहां पे, जरा गौर से देखो, यहां पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 109 डिग्री माइनस कितना हुआ बताना जरा, कितना हो गया? 49 डिग्री। कितने डिग्री का? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। 109 डिग्री माइनस कितना हो गया? 60 डिग्री। अब एंगल स्ट्रेन कितने का देखने को मिला? कितने डिग्री का? 49। बताओ वहां पे ज्यादा तनाव है या यहां पे ज्यादा तनाव है? कहा यहां ज्यादा तनाव है? तनाव वहां पे है, तो अनस्टेबल वो होगा या ये होगा? वो होगा अनस्टेबल। इसलिए एक कार्बन पे 2H क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। लेकिन यहां पे क्या बन जाते हैं? स्टेबल। क्या ये रीजन समझ में आया या नहीं है? तो रीजन कई दफा दे देगा वो तुमको। अब जैसे कि मिनहाइड्रीन है, मिनहाइड्रीन के अंदर रीजन क्या होगा? H बॉन्डिंग होगी। अब पूरी ऑर्गेनिक में सुनोगे एक कार्बन पे 2H हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन H बॉन्डिंग का इतना तगड़ा एप्लीकेशन है, इतना तगड़ा एप्लीकेशन है कि तुम सोच नहीं सकते हो। बहुत जगह पे इसका यूज आएगा, बहुत जगह पे। एक कार्बन पे 2H हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इन पे स्टेबल होते हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इन तीनों में किसके कारण होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और एक और बात बता देता हूं, एक टॉपिक था डीडीटी, डाइक्लोरो। समझ रहे हो मेरी बात को? डीडीटी एक पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता था। तो उसमें क्लोरल हाइड्रेट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीडीटी। एनसीईआरटी हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि क्लोरल हाइड्रेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? डीडीटी। तो उसको पहले फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिन हाइड्राइन अभी ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे बेटी सर, हम क्या बताएं, पैसा दी हो ऑर्गेनिक का। इधर नोट करो भाई, नोट करो। अभी पूरा नहीं खत्म हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इसका। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हुए हैं। घर जाना है कब? केमिस्ट्री दो बातों से चलती है, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है और उस रिएक्शन के अंदर लगने वाली एनर्जी या रिलीज होने वाली एनर्जी कितनी है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है, दो तरह के प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। जीओसी2 जब स्टार्ट होगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काइनेटिक से इफेक्ट होती हैं। इनऑर्गेनिक में भी ऐसी कई जगह मैं बात बोलूंगा कि काइनेटिकली ये आंसर होना चाहिए, थर्मोडायनेमिकली ये आंसर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है केमिस्ट्री दो बातों पे चलती है, या तो काइनेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स। तो कहीं थर्मोडायनेमिक्स उसको सपोर्ट करता है तो कहीं काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है जो चीजें एनर्जी से। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या कहता है? मुझे प्रोडक्ट स्टेबल चाहिए, उसके लिए चाहे जितनी मर्जी है उतनी एनर्जी फूको। समझ रहे हो मेरी बात को? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या कहता है कि भैया देखो मेरे को प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, एनर्जी ज्यादा नहीं कंज्यूम होनी चाहिए, बस बात खत्म। हाँ।
चलो आज यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे तब। यस सर, आधे लोगों को नोट करो भाई।